हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो स्पेशली आज हम क्या सीखने वाले हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाते हो। फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करने के लिए आज कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस सीख लें जो मोस्टली यूज होते हैं। आज का चैप्टर बहुत ही बेसिक लेवल पे होगा, कोई हाई लेवल की बातें नहीं करेंगे, इतना कि आप छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट सॉल्व कर पाओ, स्पेशली बोर्ड लेवल, स्कूल लेवल और समवट नीट लेवल पे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल फोर्स। इसके बारे में स्टडी करेंगे आप, जिसको आप सिंबॉलिक फॉर्म देने वाले हो एन। सबसे पहले आप किसकी बात करेंगे? नॉर्मल फोर्स, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म आप देने वाले हो एन। दूसरा आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे, जिसकी वैल्यू होगी mg। कितनी? mg। डायरेक्शन वगैरह सब सीखेंगे, डोंट वरी। पहले हम देख लेंगे है क्या क्या। फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका वैल्यू कितना लिखोगे? हमेशा म्यू इनटू एन। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। डन। कोई अदर फॉर्मूला नहीं लगने वाले इधर। ये बच्चा होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए हम इसको अलग से सीखेंगे। टेंशन इन स्ट्रिंग, जिसको आप लिखने वाले सिंबॉलिक फॉर्म में T। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको आप लिखेंगे mv²/r। तो पहले आप ये सिंबॉलिक फॉर्म देख लें। फर्स्ट वन इज नॉर्मल फोर्स, जिसकी स्टडी अभी हम करने वाले हैं। दूसरे पर हम सीखने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स mg। थर्ड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटर की तरफ जो लगते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और सेंटर से दूर जो लगते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल। ये आएंगे आपके सर्कुलर लॉ, सर्कुलर मोशन में आने वाले ये। तो एक एक करके हम सीखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स की बात कर लें। बोला ये लगता किधर है, तो इसके कुछ पॉइंट्स बना लो। फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज ऑलवेज perpendicular to the surface। पहला पॉइंट होगा ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेंगे। तो बात इसमें दिमाग में ये भी बात आनी चाहिए, अच्छा तो सरफेस होगा तो तभी लगेंगे, विदाउट सरफेस नॉर्मल फोर्स नहीं लगते। यानी कि नॉर्मल फोर्स होने के लिए पहली कंडीशन आपके पास कि सरफेस जरूर होनी चाहिए, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो होनी चाहिए। बिना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल फोर्स नहीं लग सकते। दूसरा, जैसा भी सरफेस हो उस पे 90 डिग्री बनना चाहिए ये। अब बात ये भी आती है 90 डिग्री दो डायरेक्शन से बन सकते हैं, किस डायरेक्शन में बनाएं? बोला कि उस डायरेक्शन में बनाना जिधर से बॉडी कंप्रेस हो। इसको और समझाता हूँ कंप्रेस होने का मीनिंग क्या। फिलहाल धीरे धीरे हैबिट हो जाती है हमारी, इतना नहीं सोचते कि भाई परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगने चाहिए। बाकी मैं बताता हूँ दूसरी बात। ये कितने किधर? दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब सरफेस तो होने ही चाहिए। एग्जांपल के लिए देखिए, मतलब ये एक मास है m। ये जो मास है नीचे, ये अर्थ या कोई भी सरफेस है, एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए होते हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए होते हैं, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा, मास कितना फोर्स लगाता है नीचे? तो mg, जो कि हम अभी स्टडी करेंगे। इसको कहते हो आप ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वाला ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बोला ये सब सरफेस है, सरफेस के किस डायरेक्शन में लगे? तो सरफेस का मतलब एक नीचे का भी है और एक ऊपर का भी है। दोनों में से कौन सा सही है? बोला कि अगर ऊपर की तरफ लगाएगा फोर्स तो इस मास को ये कंप्रेस करेगा, दबाएगा। बोला कि हाँ उसी डायरेक्शन में लगाना, दैट मींस ये बताना आप नॉर्मल फोर्स। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस केस में mg के बराबर। सिर्फ इस केस में, हर केस में mg के इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बस एक केस है। हमें बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि नॉर्मल आप कैसे बनाते हो। एक बन गए।
इतना आप कर सकते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए, n इक्वल टू mg। चलिए, आपने अगर लिख लिया तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन आपको देता हूं। पहले अगर आपको बोला गया कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक या ऑन मास बाय द सरफेस, सरफेस के थ्रू कितने लगेंगे? तो एक बात और, लगे हाथ पढ़ ही लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर रखते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में और नहीं। कैसे लगेंगे? सीधा नीचे की तरफ। चाहे कैसा भी सरफेस दिया जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी आप mg लेंगे, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mg जब फोर्स लेंगे तो आप सीधे डाउनवर्ड लेंगे। दैट मींस इसमें आप mg किधर लेंगे? ऐसा। इसमें कैसे लेंगे mg? इसमें भी नीचे ही लेंगे। इसमें कैसे आप लेंगे? इसमें भी नीचे की तरफ लेंगे। मतलब mg फोर्स को कोई लेना देना नहीं है सरफेस आपने कैसा ड्रॉ करा हुआ है। किसको लेना देना है? नॉर्मल को। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं। तो पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे देखने वाले हो। देखिए, ये नॉर्मल हो गए एक, ये नॉर्मल हो गए इसके। दूसरा, अगर इसका देखिए, ये नॉर्मल हो गए इसके। नॉर्मल का डायरेक्शन दिखाया है। इस केस में बताओ, इस केस में क्या एक लाइन में है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg। m का वैल्यू कितना? 10। g का वैल्यू कितना? 10। तो नॉर्मल कितने मिलेंगे? 100 न्यूटन। यहाँ पे n का मतलब न्यूटन है। नॉर्मल फोर्स कितने आएंगे? 100 न्यूटन। अब इसमें देखिए, इस डायरेक्शन में देखना होगा आपको इस तरीके से। इसको मैं अलग से वापस से समझा देता हूं जिनको बिल्कुल ना समझ आया हो। देखिए बच्चा, एक एक्सिस ऐसा है, इन दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री। अगर बीच में ऐसे दिया हुआ हो mg, ये एंगल हो थीटा, जो कि यही है, आप इसको लिखेंगे mg cos थीटा और इसको आप लिखेंगे mg sin थीटा। एक को लिखेंगे आप mg cos थीटा और एक को लिखेंगे आप mg sin थीटा। दैट मींस mg cos 30 डिग्री और इधर क्या आ जाएंगे? mg sin 30 डिग्री। ओके, इस चीज को वापस यहाँ पे बना के दिखा दिया। इसको दो कंपोनेंट में हमने तोड़ा है, बस दो कंपोनेंट में, ये गायब। तो आप नॉर्मल डायरेक्शन के साथ देखो, नॉर्मल की वैल्यू कितनी लिखोगे? इधर से कोई मतलब नहीं, बस इस लाइन को समझो। हमेशा नॉर्मल वाले लाइन को समझो आप। n की वैल्यू में कितनी लिख दूं? mg cos 30 डिग्री। फर्क पड़ा? n का वैल्यू mg नहीं है इस बार, mg cos 30 डिग्री है। रोक कर वापस भी देख लेना आप बाद में। m की वैल्यू लिख लो 10, फिर लिख लो 10 cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। ये आ गए 5। आंसर कितने हो जाएंगे? 50√3 न्यूटन। आंसर कितने हो जाएंगे? 50√3। कैलकुलेशन आप समझ लेना बस। तीसरा केस, mg से कोई लेना देना है नहीं, बोला सर 20 न्यूटन इधर लग रहे हैं इस पॉइंट से, नॉर्मल आपने इधर बना दिया, तीसरे में फोर्स 20 न्यूटन इधर लगा दिया। इसी लाइन को तो सॉल्व करना होता है। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी लिख दूं? डायरेक्टली 20 न्यूटन बस। इसमें mg का कोई लेना देना इसलिए नहीं रहा बिकॉज नॉर्मल के डायरेक्शन ये है, तो mg से परपेंडिकुलर है, इनका क्या ही करोगे। तो ये 3 केस समझकर चलो तो आपको 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात और दूसरा नॉर्मल फोर्स। ये दोनों आप क्लियर करके चलिए। पहले देखकर समझ लीजिए, आप थोड़ा रुक कर समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, एक और कॉन्सेप्ट पुल्ली सिस्टम का देख लो।
अगर पुल्ले में इस तरीके से दो ब्लॉक दिए जाएं तो आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, एक्सेलरेशन बताइए और टेंशन बताइए, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, बड़े आराम से देखना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। हमने बनाया सर पहले इसका 3 kg, दो फोर्स लगाने, एक mg नीचे लगाना, 3 मल्टीप्लाइड बाई जी बिकॉज मास गिवन है 3 kg, ऊपर की ओर क्या लगा दोगे आप, टेंशन। अब टेंशन का कॉन्सेप्ट समझो, टेंशन उस डायरेक्शन में लगते हैं जिधर स्ट्रिंग को छोटा कर सके। अगर ये टेंशन ऊपर खींचेगा ब्लॉक को तभी तो छोटा कर पाएगा, लगी हाँ यहाँ पे लगा दिया टेंशन, इधर ले लिया 3D। ब्लॉक नीचे जाएंगे कि ऊपर, तो इन दोनों मास को आप कंपेयर करना, 3 kg एंड 2 kg। जो ब्लॉक वेट में ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा और जिसका वेट कम होगा वो ऊपर जाएगा। इसमें तो 2 kg और 3 kg में 3 kg भारी है तो ये नीचे की ओर मूव करेंगे और उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक, अब इसको समझो आप, नीचे कितना फोर्स लगेंगे 2G। फिर से अगर ये ऊपर खींचेगा तो भी क्या करेगा, स्ट्रिंग को कंप्रेस कर सकता है, कंप्रेस करने का ही सिस्टम है। पूरी स्ट्रिंग में कितनी स्ट्रिंग है, ये सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है, बीच में कोई भी कनेक्शन ना हो तो टेंशन की वैल्यू इक्वल मानी जाती है। टेंशन की वैल्यू कब इक्वल मानी जाती है, अगर सिंगल स्ट्रिंग हो आपके पास। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए बच्चे, ये है ए, सिर्फ इसका इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं आपको कि इक्वेशन लिखें कैसे, कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो याद रखना, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहे उस डायरेक्शन के सभी फोर्स पॉजिटिव लिए जाएंगे। लेकिन ठीक है, नीचे की तरफ मोशन हो रहा, तो नीचे की तरफ अगर मोशन हो रहा तो उस डायरेक्शन के फोर्स को आप पॉजिटिव मानेंगे। दैट मींस you can write 3t minus t equal to ma। m की वैल्यू कितनी है, 3 है। एक्चुअली F net इक्वल टू हम लगा रहे ma। ये बेसिक फॉर्मूला है फोर्स का कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ma। मतलब नेट फोर्स कैसे निकाले, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा उसको पॉजिटिव लें और अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को निगेटिव लें, बस इक्वल टू हो जाता है ma। इस ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं तो नीचे की ओर फोर्स कितना mg, दैट मींस 3g, ऊपर की ओर फोर्स कितना टेंशन इक्वल टू m की वैल्यू कितनी 3, तो सो 3 into a। a तो हम जानते नहीं है, वही तो भी कैलकुलेट करना है, और t भी नहीं जानते, ये भी कैलकुलेट करने हैं। मतलब एक और ब्लॉक है आपके पास, मतलब एक और ब्लॉक है, कौन सा 2 kg। फिर से देखिए नीचे की ओर फोर्स कितना 2g, ऊपर की ओर फोर्स कितना t, ब्लॉक किधर जा रहा अपसाइड ऊपर की ओर, तो इस बार 2g को पॉजिटिव लूं या t को, t को लेंगे इस बार, किसको पॉजिटिव लेंगे t को, बिकॉज मोशन तो ऊपर है। हमने लिख दिया t माइनस 2g इक्वल टू 2a। कोई फर्क पड़ा, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब टेंशन और टेंशन कैंसल हो गए, रियल लाइफ में जो भी हो, लेकिन फिजिक्स में ऐसा ही होता है, टेंशन टेंशन कैंसल हो जाते हैं, अगर एक प्लस में है एक माइनस में है। 3g माइनस 2g कितने हो जाएंगे 1g, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है। 3g माइनस 2g ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करने की वजह से कैंसिल हुए, ऐड करने में 3g माइनस 2g जी, 3 प्लस 2 5 है। इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझ लेना, a का वैल्यू आएगा बच्चा g by 5। ऑप्शन g के फॉर्मेट में हुए तो g by 5, अगर नंबर में हुए तो आप g का वैल्यू ले लोगे 10 by 5, दैट मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितने आ गए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन। मतलब टेंशन भी बताओ, मतलब किसी एक इक्वेशन में रख दो आप, किसी एक, चलो फर्स्ट वाले में रखता हूं तो
3g यानी कि 30 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू 2, एक ही वैल्यू रख दिया। तो 30 माइनस टी इक्वल टू 6 को शिफ्ट कर दो, 24 इक्वल टू टी। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? स्ट्रिंग में जो टेंशन है 24 न्यूटन का टेंशन होगा। स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा? 24 न्यूटन। दैट मींस आपके क्वेश्चन इस तरीके से हो सकते हैं, एक तो आप एक्सेलरेशन निकालिए, दूसरा टेंशन कैलकुलेट करिए। अगर वैल्यू के फॉर्मेट में दिया हो तो ये आंसर, अगर मान लो नंबर्स के फॉर्मेट में दिया हो तो फिर 2 लिखो। ये भी ऑप्शन हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। फिर इसी की तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। इसी टाइप से क्वेश्चन है आपके पास ऐसा कि सर इस बार भी आपको यही करना है, टेंशन कैलकुलेट करने और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत आराम आराम से सीखने वाले हैं। अभी हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, पहले बेसिक हमें आ जाए। आज बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, हमें ज्यादा झंझट नहीं चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें। फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको आप क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे? हाँ, इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व अगर करने जाते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। नीचे की ओर कितना लगाएंगे फोर्स? 5g। नीचे की ओर कितना फोर्स? 5g। क्या ये नीचे की ओर मूव करेगा? सपोज कर रहे हैं कि ये फ्रिक्शनलेस है, कुछ ना दिया हो तो फ्रिक्शनलेस है। क्या इसके पीछे कोई फोर्स लग रहा? नहीं, ये आगे की तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेशन ऐसे। इसको फिर से ध्यान से समझिए, ये पूरा सिस्टम है। अगर यहाँ आप 1 ग्राम भी लगाएंगे तो ये 10 किलो का हो या 15 किलो का हो या 100 किलो का, इसको ये खींच लेगा। तो अगर ये फ्रिक्शनलेस होंगे तब क्या होंगे? अगर ये फ्रिक्शनलेस होंगे तब। तो आप इसका इक्वेशन देखिए, सिर्फ इसका मोशन किधर है? नीचे। इसमें फोर्सेस आप देख लीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5g माइनस टी इक्वल टू 5a, इक्वेशन नंबर 1। देखो नीचे की ओर फोर्स कितना? 5g। नीचे की ओर फोर्स कितना? 5g। ऊपर की ओर कितना टेंशन? t। तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को आप क्या लेंगे? पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन वाले को क्या लेंगे? नेगेटिव। इक्वल टू लिख दिया आपने में। इसको क्या लिखूं? mg लगाएं? जरूरत नहीं है, जरूरत फिलहाल नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि टेंशन इधर लग रहा, पीछे की ओर कोई फोर्स ही नहीं है। तो T इक्वल टू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 15 है। क्यों? पीछे की ओर फोर्स है क्या? जब बैक साइड कोई फोर्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो T की वैल्यू कितनी हो गई? 15 है। बस पुट कर दो 5g माइनस 15a इक्वल टू 5a। T का वैल्यू पुट करा, ये तो कितने हो जाएंगे? ये 5g equal to 5a plus 15a, that means 28। मैंने फिर से लिख दिया 28 equal to 5g, a equal to 5g upon 20। 5 4 20, a की वैल्यू है g/4। ये हो गए आंसर। फिर से वही बात, अगर नंबर्स के फॉर्मेट में चाहिए तो d का वैल्यू 10 ले लेना, आंसर आ जाएंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करा हुआ है। ये देख लीजिए 30 डिग्री। अब ये 10 kg, ये भी 10 kg। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व
बात ये आ जाएगी, पहले तो ढूंढना होगा मोशन किधर होगा, ये इधर स्लाइड करेगा या इधर स्लाइड करेगा, ये भी आप सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जैक्टली समझ भी नहीं आ रहा कि कौन किधर मूव करेगा, तो दोनों साइड के फोर्स को आपको देखने ही पड़ेंगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आप देखिए इसमें। इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए बच्चे, फिर से फोर्स इसमें लगाइए, क्या mg। बताओ इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, भाई याद है ऐसे तोड़ते थे, ये एंगल 30 है तो इधर लगते हैं क्या mg sin 30। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको देखने में लग रहा होगा, फिर से लिख देता हूँ। अगर ये बच्चा m है, फोर्स लग रहे mg, तो इस साइड जो फोर्स होते हैं ये होते हैं mg sin थीटा। इस साइड क्या होते हैं mg sin थीटा। तो पहले आप देख लो इस साइड के फोर्स ज्यादा है या इसके नीचे वाले आने वाले फोर्स ज्यादा है। इधर कौन सा लग रहा 10g, दैट मींस 100 न्यूटन। ये कितने फोर्स से नीचे खींच रहा 100 न्यूटन। अब इसका देख लेते हैं, सर mg sin थीटा से खींच रहा है इधर, तो mg sin थीटा दैट मींस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कितने हो जाएंगे। दो चीजें मैंने पहले कैलकुलेट करी, इसको और समझते हैं। इधर कितने से खींच रहा 50 न्यूटन, कितने से खींच रहा, कितने से खींच रहा 50 न्यूटन, और फिर ये कितने से चल रहा 100 न्यूटन। तो भाई ज्यादा फोर्स तो ये लगा रहा, ऑफ कोर्स मोशन का डायरेक्शन ये होगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा। इसको रफ कर देता हूं, देखिए ये नीचे की ओर ए, नीचे कितना लग रहा 100 न्यूटन, ऊपर कितना लग रहा टेंशन, लिख दिया 100 माइनस टी इक्वल टू 10a, ये 10 kg का है। दूसरा इस साइड कौन सा फोर्स लगेगा टेंशन, तो t माइनस 50 न्यूटन लग रहा था ना mg sin 30 डिग्री, अभी हमने कैलकुलेट करा हुआ है, ये देखो इसका वैल्यू इधर है, t माइनस 50 इक्वल टू 10a। टेंशन से कैंसल, 100 माइनस 50 50 इक्वल टू 20a, a का वैल्यू हो गया 50 अपॉन 20। ये आंसर हो जाएगा एक्सप्रेशन। a का वैल्यू किसी में पुट कर दो, 100 माइनस t इक्वल टू t इंटू 2.5, 100 माइनस t इक्वल टू 25। सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू आएंगे 75 न्यूटन। 25 को इधर शिफ्ट करो, t को इधर शिफ्ट करो, इस तरीके से आप। तो आज आपको कुछ चीजें सिखाई, तो स्पेशली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ये जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स पढ़ाने बाकी है, नेक्स्ट में पढ़ाता हूँ। एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बाकी है, वो है फ्रिक्शन। अगर इतनी बातें आपको समझ आ जाए तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। एक बार मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ओके पढ़ाई देता हूँ नहीं अगले दिन, ठीक है। एक बार आपको फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट आ जाए, पहले आप क्या करो इतना रिवाइज करो और कुछ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। मैं दे रहा हूँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस और आपको देता हूँ कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और समझ आएंगे। एक और क्वेश्चन अभी के लिए करा गया, एक और क्वेश्चन अभी के लिए। चलिए 20 kg, 10 kg, 5 kg। मान लो कोई फोर्स लगा रहा है इधर 70 न्यूटन, कितना फोर्स लगा रहा 70 न्यूटन। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन है।
calculate acceleration normal between 10 kg and 20 kg. Third, normal between 10 kg and 5 kg. दो ही सरफेस हैं कांटेक्ट में, तो दो ही नॉर्मल रखाएंगे। तो इतनी बातें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक, कैसे करेंगे? अगर आपको नॉर्मल निकालने हो, अगर आपको नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने हो, आप कैसे कैसे करेंगे? पहले तो एक्सेलरेशन ढूंढना है। एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए आप 70 न्यूटन फोर्स लगा रहे, क्या तीनों बॉडी मूव कर रही है एक साथ? बिल्कुल कनेक्टेड है, मान लो चिपके हुए हैं। या फिर आप 70 न्यूटन ऐसे फोर्स लगा रहे हो फिलहाल से, मान लो धक्का दे रहे हो, तो क्या होगा? क्या मान के चलते ऐसा है, तो F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। m का वैल्यू कितना आप लोगे? 70। a का वैल्यू कितना हो गया? 70/35। इसको समझ लीजिए, फोर्स इक्वल टू ma। फोर्स आपने ले रखा है 70 न्यूटन, 35 इंटू F इक्वल टू ma। m कितना लिया हमने? तीनों को मिलाकर ले लिया। ठीक है, अब कह रहा कि 10 kg और 20 kg के बीच नॉर्मल फोर्स बताइए। 10 kg और 20 kg, चलो इस पे नॉर्मल तो इधर लगेंगे और सॉल्व करते हैं। 20 kg का, इधर कौन सा फोर्स? 70 न्यूटन। इधर कौन सा फोर्स? N1। इसका नाम दे दिया हमने। इस पे कितना फोर्स लग रहा? N1। फिर से नॉर्मल फोर्स किधर लगते हैं? बिटवीन टू सरफेस। नॉर्मल फोर्स किधर लगते हैं? बिटवीन टू सरफेस। तो सरफेस इन बिटवीन 10 kg एंड 20 kg। आप नॉर्मल की वैल्यू कितनी लेंगे? N1। एक्सेलरेशन भी है क्या? अब ढूंढा तो अभी तो ढूंढा। इधर ए है, जिधर मोशन हो रहा उसको पॉजिटिव माइनस N1 इक्वल टू 20 इंटू ए का वैल्यू अब अपने को मालूम है 2। अभी हमने सॉल्व करके निकाला है, तो 70 माइनस N1 इक्वल टू 40। N1 को इधर ले लो, 70 माइनस 40 इक्वल टू N1। अच्छा, N1 इक्वल टू क्या आया? 30 न्यूटन। डन। यानी कि ये 30 न्यूटन 10 केजी पे लगा रहा, 10 केजी भी 30 न्यूटन इस पे लगा रहा। एक्शन रिएक्शन पेयर की बात हो रही है, तो इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स आया 30 न्यूटन। बोला इन दोनों के बीच में है नॉर्मल फोर्स। फिर से एक बॉडी डायग्राम बना देते हैं। 10 केजी का, 10 केजी का, इस साइड कौन सा फोर्स? N1। इस साइड कौन सा फोर्स? N2। मतलब इसके ऊपर N1 लग रहा, दूसरे साइड हमने मान लिया N2 जो हमें कैलकुलेट करने हैं। एक्सेलरेशन है तो है, आप लिख सकते हो N1 माइनस N2 इक्वल टू 10A। A का वैल्यू मिल चुका है आपको 2, A का वैल्यू मिल चुका है 2, N1 भी आपको मिल चुके हैं 30 माइनस N2 इक्वल टू 20। अब सॉल्व कर दो। 30 माइनस 20 इक्वल टू N2, दैट मीन्स N2 की वैल्यू 10। स्टार मार्क क्वेश्चन में कर लीजिए। अगर इन्हीं को स्ट्रिंग से भी बांध दिया होता तो स्ट्रिंग का भी टेंशन सेम तरीके से निकालते, बस n के जगह t ले लेते आप, t1 t। मान लो इस तरीके से दिया होता क्वेश्चन, तो भी आप क्या करते? स्ट्रिंग को भी आप इसी तरीके से आप ऐड कर लेते। अब टेंशन t1 और
T2 मान लेते। समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे तो बोलो कुछ। अरे बोलो बोलो। टेंशन कितना मान लेते? T1 एंड T2 कितना मान लेते? T1 and T2। ठीक है। जैसे यहाँ पे N1 मान लिया था ना आपने, इसमें आप T1 मान लेते, इसमें आप T2 मान लेते, सॉल्व हो जाता। तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज ये कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए, ये बड़ा जरूरी था। इसके बाद और भी सिखाना है मुझे, फ्रिक्शन के साथ थोड़े बढ़िया लेवल के प्रॉब्लम्स कराऊंगा, लेकिन इसके बाद ही हो पाएंगे। तो चलो बच्चे लोग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।